खबर में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। कुछ रन डाउन और फिर हम मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी एक अजीब से मोड़ पे और नहज पे हालात आ गए हैं। हम पीटीआई मुज़ाकरात से कुछ लोग कह रहे हैं भाग रही है, कुछ लोग कह रहे हैं वो मायूस है, मगर इसके साथ पीटीआई जो एक और टर्न जो उसने लिया है, जो पहले भी वो लेती रही है, मगर इस दफ़ा कुछ उसमें तब्दीलियाँ भी नज़र आती हैं। वो आगे कुछ इस तरह के लोगों को ला रही है जिससे तासुर ये मिलता है कि हार्ड लाइनर्स है, और यूँ भी क्राइम नज़र आते हैं। जिस तरह से उन्होंने सदारत से हटा दिया KPK की जनाब गंडापुर साहब को, और उन्हें टास्क दे दिया 45 दिनों में करप्शन के बारे में बताएं, इलेक्शन में जो हुआ उसके बारे में बताएं उस रिपोर्ट। तो क्या ही हैज़ बीन सर्व्ड अ नोटिस? ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। मलिक रियाज साहब को गिरफ्तार करके लाने में इदारे बड़े संजीदा लगते हैं, बड़े बड़े अनहोनियाँ होनी होती नज़र आती हैं। ये अनहोनी भी क्या होनी होगी, ये पूरा मुल्क इन्होंने आगे लगाया हुआ था। अब तो जो हालात हैं, उधर नेतान्याहू को वाइट हाउस बुलाकर ट्रंप इंतज़ामिया क्या पैगाम दे रही है। वो एक मफरूर है और उस मफरूर को पहला आदमी है जो ट्रंप साहब के पास उन्होंने बुलाया है अपनी सदारत के बाद, और यहाँ पे हम हैं कि एक दूसरे पर गिरे पड़े जाते हैं कि हाय ट्रंप साहब हमारी हुकूमत रहने दें, ट्रंप साहब हमें हुकूमत तब्दील कर दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ करता, हमें कुछ अपनी ख्याल भी करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात करेंगे आखिर बड़े सादा लफ्ज़ों में कि ये जो डीप सीक है इसने किया क्या है, ये इसकी बुनियादों में ज़लज़ले कैसे आ गए। एक बड़ी अहम खबर आपको बताएंगे, और एक बहुत बड़ा अहम मोड़ जो एक ले लिया है इस AI की इस डेवलपमेंट ने जो चाइना की समझ से हुई है, और क्यों अमेरिका रैटल्ड है और दुनिया भी रैटल्ड है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अबू सलमान न्याई साहब। बहुत शुक्रिया न्याई साहब, आपने वक्त दिया। न्याई साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या PTI मुज़ाकरात से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी है? दूसरा तसर ये आ रहा है कि हार्ड लाइनर्स को आगे ला रहे हैं। इसके साथ ही जुनैद अकबर साहब ने 2-3 दिन से जो स्टेटमेंट्स दी हैं कि जी हम KPK भी हम जो है वहाँ पे धरना दे देंगे, हम गिलगित बिल्तिस्तान, तो क्या इसको डेस्परेट मेजर्स कहें या टेक्टिकल एक ऑफेंसिव कहें, लेकिन मुज़ाकरात से आप मायूस हैं? देखिए, मायूसी तो खान साहब कहते हैं गुनाह है, मायूस तो हम किसी चीज़ से नहीं है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है काजी साहब, इसमें हमारा बड़ा सिंपल तो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि मुज़ाकरात इस वक्त सस्पेंड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जब तक खान साहब उनको बहाल नहीं करेंगे वो नहीं होंगे, और उसका रीज़न ये है कि इस हुकूमत की नॉन सीरियसनेस जो थी, इन्होंने कमीशन बनाने थे, एक सिंपल नोटिफिकेशन करने थे दो, एक 9 मई का जो इन्वेस्टिगेट करे कि कैमरास किधर थे, 24 घंटे की CCTV फुटेज कहाँ थी, और साथ वो इन्वेस्टिगेट करे कि जो सिक्योरिटी की लेयर्स थी अराउंड द कोर कमांडर हाउस वो क्यों नहीं प्रेजेंट थी उस दिन को। फिर 26 नवंबर में जो लोगों को मारा गया, फायरिंग किसने ऑर्डर दिया बगैर वार्निंग के, कितने लोग मरे, कितने लोग जख्मी हुए बल्कि शहीद हुए लोग, और कितने लोगों को सर्जरीज की गई हॉस्पिटल में, कितने लोग मिसिंग हैं, सब चीज की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के कमीशन से। तो क्योंकि इन लोगों को खौफ है कि अगर सच सामने आया तो जाहिर बात है इस फॉर्म 47 की हुकूमत जो है और जो इनको लाए हैं, सच सामने आया तो उनके लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। सब हुकूमत का ये दावा है, हुकूमत जो कहती है वो कहती है कि हमारे नशिस्त तो अभी होनी थी, अभी तो वहाँ पर जो है डिस्कस होना था, अगर वो नशिस्त हो जाती तो कुछ ना कुछ तहरीक इंसाफ लेकर जाती। क्या उससे पहले कोई ऐसी इतलात थी कि हुकूमत कमीशन नहीं बनाना चाह रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इनको देखें, इनकी अब सीरियसनेस देखें ना। पहले इन्होंने कहा लिख के दे दें, हालांकि जरूरत नहीं थी, सब कुछ सबको पता था, हमने लिख के दे दिया, साथ TOR भी दे दिए। अगर देखें, आपने बात स्टार्ट करनी होती है, कुछ आपने स्टेप्स लेने होते हैं। हमने नीयत दिखाई, बोनाफाइड हमने स्टेप्स लिए, इनकी बात मानी, रिटर्न में दे दिया इनको, लेकिन इनका काम बनता था। लेकिन डिमांड्स तो बहुत सारी हैं। अगर आपको सबसे आसान सॉफ्ट डिमांड क्या थी कि आप नोटिफिकेशन कर दें और अपॉइंट कर दें कमीशन। कोई मैं ये तो नहीं कह रहा था मेरी मर्जी का जज लगा दें, आप इंडिपेंडेंट जज लगाते, हाई पावर जो इन्वेस्टिगेट करना। आपको डर है, खौफ है कि अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाती तो इन लोगों का किरदार जो है घिनौना, लोगों को मारने में, दिस इज द रीजन ये सीरियस। लेकिन सर, वजीर आजम ने आज तो दावत दी है ना, वजीर आजम ने आज काबीना के इजलास के अंदर दावत दी है कि हम पार्लिमानी कमेटी बनाने को तैयार हैं, 2018 से लेकर 2024 तक तमाम मामला जो है वो डिस्कस किए जाएं, उसका जायजा लिया जाए, 2014 से लेकर अब तक का जो है तहकीकात की जाए। तो क्या तहरीक इंसाफ इस पर आ जाएगी कि हाउस में पार्लिमानी कमेटी बना ली जाए, वो इसकी तहकीकात कर ले? जो हाउस की फॉर्म 47 की बदौलत तख्लीक किया गया,
बनाया गया एक प्रिंट आउट कंप्यूटर से निकाल के, उसकी क्या हैसियत है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी? जिस चीज ने उसको बनाया है उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर आपने करना है 2014 से तो शौक पूरा कर ले, सारा कुछ कर ले, हम तैयार हैं, क्योंकि हमें खौफ नहीं है। आप लेकिन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो हो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। आप पार्लियामेंट को नहीं ये टास्क दे सकते, आप एक जुडिशियल ऑर्गन को देंगे और वो जुडिशरी का ही कोई नुमाइंदा उसमें बैठे ताकि इंडिपेंडेंस की सेम्बलेंस नजर आए ना। आप अगर न्याजी साहब दो बातें हैं। एक तो ये कि ये कह रहे हैं जी पार्लिमानी कमेटी बना भी दें तो उसके क्या इख्तियारात हैं, वो कुछ जुडिशियल बॉडी तो है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, फिर कहते हैं जी 2014 से शुरू करें, तो कल वो कहते हैं नहीं 1857 की जंग आज़ादी से शुरू करना है, तो फिर आप मान जाएंगे? देखिए, पहली बात है, देखिए जो क्राइसिस करंट होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं, हमें देखिए कोई इसमें कबाहत की बात नहीं है। अगर ये करना चाहते हैं वो भी कर लें, उसके लिए भी बना लें कोई आप कमीशन 2014 पे। फिर मॉडल टाउन का जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट थी, पब्लिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें। फिर 2018 का चले बात करते हैं इलेक्शन की। आरटीएस जब बैठा नहीं था उससे पहले हमारी सीटें कितनी थी और इनकी कितनी थी वो जरा कैलकुलेट निकालें। हमारी सीटें कम हुई थी। ख्वाजा आसिफ, मैंने तो नहीं कहा ना, जनरल बाजवा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुझे उन्होंने इलेक्शन जितवाया, तो धांधली तो 2018 में हुई। तो ख्वाजा आसिफ तो उनका तो कंजेक्टिव रिकॉर्ड है, तीनों इलेक्शन धांधली जीते, अभी 2024 का भी। तो इन्वेस्टिगेट कर लें कि जनरल बाजवा से किसने फायदे लिए, जनरल फैज से किसने फायदे लिए। 2018 में सब पता हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 18 में मुझे ये बताएं, आपने कवर किया सारा कुछ, क्या 2018 में नवाज शरीफ साहब पॉपुलर थे? उन पे पनामा केसेस उनका आ चुका था, सारा स्कैंडल आ चुका था, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स आ चुके थे, अवाम में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, कोई निकला नहीं उनके लिए, ना वो जलसे कर सके। साहब ये जो मुज़ाकरात हैं वो तो खत्म हो गए, मुज़ाकरात तो खत्म हो गए। अब जो कमेटी है वो भी तहलील कर दी इमरान खान साहब ने। क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? क्योंकि एक मीटिंग तो हुई थी और ये भी कहा गया कि एक और मीटिंग भी हुई है। क्या कोई ऐसी बैकडोर राब्ते जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि इसकी उम्मीद बंदी है या उम्मीद रखी जाए कि आगे को मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे? देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है ना, मुज़ाकरात हमारे इन लोगों से हो रहे थे। जो एस्टेब्लिशमेंट की जहां तक बात है, जाहिर बात है ये लोग तो आपको पता है लाए गए हैं, इनकी तो हैसियत वही है जो एक अर्दली की होती है, प्राइम मिनिस्टर की, तो इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। इस वक्त की हुकूमत है, इसका एक ही सहारा है एस्टेब्लिशमेंट का हाथ। एस्टेब्लिशमेंट से हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें फेवर दे, अच्छा बच्चा बना के हमें इंस्टॉल करें। भाई हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपना रोल अदा करें। अली अमीन गंडापुर साहब को क्या पस मंजर में भेजा जा रहा है और उनको 45 दिन में कुछ तहकीकात करने को कहा गया है, सदारत उनसे ले ली गई है, क्या कोई शिफ्ट है, कुछ चेंज है पॉलिसी पीटीआई की जो है टुवर्ड्स जो भी उसके एडवर्सरीज हैं? देखिए, अली अमीन गंडापुर का एक रोल है जो एज ए चीफ मिनिस्टर है, फिर वहां पे तहरीके इंसाफ का एक रोल है एज अ पार्टी। तो जाहिर बात है पार्टी का रोल डिफरेंट होता है, चीफ मिनिस्टर का रोल डिफरेंट होता है। जहां तक जुनेद साहब की अपॉइंटमेंट है, मेरे ख्याल से एक्सीलेंट अपॉइंटमेंट है। बिल्कुल ऐसे अग्रेसिव लोग ही पीटीआई की निशानी है, पीटीआई का सिंबल है और इन्हीं को लीड करना चाहिए। क्योंकि देखें, मुफाहमत को ये हमारी कमजोरी समझते हैं कि शायद हम इनके मुल्क की सालमियत की स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में इनसे अगर नेगोशिएट करने लग गए थे, बैठ गए थे, इसको इन्होंने कमजोरी समझी। और हमारे अबू ज़र सलमान न्याजी साहब, आपका मौक़िफ़ यकीनन बड़े वाज़े तौर पर आया है, मगर हम यही दुआ करते हैं कि हर तरफ एक बेटर सेंस प्रिवेल करे। बहुत शुक्रिया अबू न्याजी साहब, पीटीआई के रहनुमा, कोर कमेटी के मेंबर हमारे साथ थे। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मुमताज़ तजिया नगार और मुमताज़ एंकर पर्सन मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम स्पेयर किया। हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। गरीदा साहिबा, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है, स्टेटेड पोजीशन से कोई पीछे नहीं जा रहा, और जिस तरह कहते हैं ना कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, नेशन इज़ सफरिंग, इकॉनमी जहाँ खड़ी है वो आपको पता है, और एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग के लिए जिस तरह हम पूरी दुनिया में मजाक उड़वाते फिरते हैं, मैं तफसील में नहीं जाता। डू यू सी कि ये सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कहीं एंड करती नज़र आती है आपको गरीदा साहिबा? बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब और मियां शाहिद साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज एन ऑनर। बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्रोग्राम में जो है वो दावत देते रहते हैं।
अब जहां से मैं देख रही हूँ कम से कम मुझे पाकिस्तान की जो समत है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। हाँ, चीजें बहुत ठीक करने की जरूरत है। अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा होने के लिए जा रहा है, लेकिन अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें पाकिस्तान की, तो उसमें सईद काजी साहब जहां से मैं देख रही हूँ वहां से मुझे सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अभी देखिए कल एक काफी बड़ा और काफी सॉलिड यूएस डेलीगेशन, काफी मोतबर जो बिलियनियर इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में आए हुए थे। सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी जो फॉरेन पॉलिसी को और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की जो पैराडाइम है उसको भी शिफ्ट करना चाहता है। हम सिर्फ चाइना पे इन्हिसार नहीं करना चाहते। हाँ, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सीपे की सूरत में। गवादर, न्यू गवादर एयरपोर्ट जो उसका आगाज हुआ है, लेकिन हम एक बैलेंस भी रखना चाह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में। चाइना ब्लॉक के साथ हम अपने आप को सिंगल साइडेडली एसोसिएट नहीं करना चाह रहे। हम अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर हैं, उनका दौरा अमेरिका हो, बिलावल भुट्टो के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो अमेरिका के दौरे पे शायद रवाना हो जाएंगे। फिर इस तरह से यूएस डेलीगेशन का, इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में आना, तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद ये रिफ्लेक्ट करता है। सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, यूएई की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, दीगर गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद है। इंटरेस्ट रेट डाउन हो चुका है, स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी है। तो मैक्रो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कम से कम जहां से मैं देख रही हूँ सईद काजी साहब, मुझे बेहतर नजर आ रही है। लेकिन हाँ, अवाम तक अगर सियासत की बात हम कर लेते हैं, मुल्क की सूरत हाल तो माशी अशारियत तो मुस्बत नज़र आ रहे हैं, लेकिन सियासत की बात अगर की जाए तो एक मुज़ाकरात तो चल रहे थे, मंजर आम पर थे, वो को ख़त्म हो चुके हैं। आज इमरान खान ने भी वो कमेटी जो है वो तहलील कर दी है। खबर ये भी आ रही थी कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, और वो भी खबर ये है कि वो चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। क्या आपके पास क्या खबर है कि क्या वाक़तन मुज़ाकरात कोई बैकडोर हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो इसका मुस्तकबिल क्या है, और क्या तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या जैसे है वैसे ही रहेगा? दोनों मुज़ाकरात इस वक्त हॉल्ट हैं। अगर आप मुझसे खबर जानना चाहें तो इस वक्त तक की जो मेरी इत्तलात है, जो बज़ाहिर मुज़ाकरात थे हुकूमत पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी, वो तो हम सब जानते हैं कि वो इस वक्त डेडलॉक का शिकार हैं, वो इस वक्त ख़त्म है। जो पसे पर्दा चल रहे थे मुज़ाकरात वो भी इस वक्त रुके हुए हैं, और वो किस वजह से रुके हुए हैं? इमरान खान साहब इस वक्त, आप उसको डट गए कह दें, आप उसको एक सियासी हठधर्मी की सूरत हाल कह दें, अगर ये सख्त लफ्ज ना हो, सियासी अनाप की सूरत हाल कह दें, फिर रेमिटेंसेस के बारे में बार बार बयान देना कि आप तरसीलात ज़र रोक दें, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले बयान, और कुछ ऐसे ट्वीट्स करना जो कि बहुत सख्त हों। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे, जो बातचीत चल रही थी, वो भी फिलहाल रुक गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए रुक गई है, वो कहीं ना कहीं दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन उसके शुरू होने में भी ज़ाहिर है कुछ कंडीशंस बरकरार हैं। अब वो कंडीशंस किस हद तक पूरी हो सकती हैं या हो पाएंगी दोनों जानिब से, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसमें अली अमीन गंडापुर एक बहुत बड़ा चैनल है। अली अमीन गंडापुर की एक ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट के साथ या मिलिट्री लीडरशिप के साथ, या ग़रीदा साहबा, क्या अली अमीन गंडापुर अब भी वो चैनल है, या उनको तो हटा दिया गया सदारत से और उनको पीछे कर दिया गया, क्या अभी भी वो चैनल है? मेरा जहां तक ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदारत से इसलिए हटाया गया, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा करीब हो गए थे उन हलकों से जिनसे इमरान खान नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई भी और पार्टी का बंदा इतना डायरेक्ट हो। इसीलिए आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी कि कोई मुलाकात नहीं करेगा उन हलकों से सिवाय मेरी इजाजत के, अगर होगी भी तो वो पब्लिक करेगा। तो ये इमरान खान साहब का एक उनका पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है या एक उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बहरहाल वो है। वो ग़रीदा साहब, मैं चाहता हूँ वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इस्तिफादा करें। हार्ड लाइनर्स को आगे लेके आ रहे हैं हम, गिलगित बिल्तिस्तान, और कल जो उनके जुनेद अकबर साहब हैं जो अब उनके सदर हैं KPK के, और वो हैं पार्लियामान में भी, वो कहते हैं जी कि हम KPK इनको बंद कर देंगे। यानी वहाँ से जो इस वक्त रेटरिक आ रही है, गुफ्तगू आ रही है, उसमें वही तुंदी आ रही है, और लगता है कि और माजराई बढ़ती जा रही है। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, जिस तरह भी मैं बात कर रहा था किसी प्रोग्राम में। तो ये कि इसे कैसे देखती हैं आप, इन धमकियों कह लें या इन इरादों को कैसे देखती हैं आप?
सही कायसा, बड़ा जबरदस्त आपका सवाल है। अगर आप मुझे कहने की इजाजत दें कि इमरान खान सियासत सीख रहे हैं नवाज शरीफ से या मरियम नवाज शरीफ से। आपको याद होगा मरियम नवाज का वो शोहरा आफाक जुमला कि जी मसाहिमत होगी तो ही मुफाहिमत होगी, एंड पावर टॉक्स टू पावर। तो इसी फॉर्मूले पे इमरान खान फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान लचक दिखाने में कामयाब नहीं हो रहे। PMLN जहां पर इस किस्म के बयानात देती थी, वहीं पे बैकडोर बहुत लचक भी दिखाया करती थी। तो इसीलिए उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो देर लगी उसमें, लेकिन कामयाब हो गई। तो इमरान खान अगर बज़ाहिर एक हार्ड फेस पुटअप कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फेस पुटअप कर रहे हैं, लेकिन वो लचक भी उनको उसी तरह से उसी एतबार के साथ साथ दिखानी पड़ेगी। तो जब तक वो लचक नहीं दिखाएंगे, तो ये जो हार्ड लाइनर्स की आप बात कर रहे हैं ना कि हॉकिश एलिमेंट्स PTI में आगे लाए जा रहे हैं, तो अली अमीन गंडापुर से ज्यादा बज़ाहिर हॉकिश कौन था? वो जिस तरह के बयानात दे रहे थे, वो बार बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे। ये अलग बात है कि वो इस्लामाबाद पहुंचने में देर कर देते थे, मुनीर नियाजी की तरह कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, लेकिन बहरहाल वो जिस किस्म के जो इस्लामाबाद संजानी जलसे में उनकी तकरीर थी, अगर सिर्फ बयानात का हम लोग कंपैरिजन करें तो जुनैद अकबर के बयानात ले लें तो अली अमीन गंडापुर से ज्यादा धमकियां तो कोई नहीं और दे रहा था ना। वो तो बिल्कुल एक वर्बल गंडासा लेके खड़े हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं सस्टेन कर पाए तो जुनैद अकबर कहाँ सस्टेन करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये भी जिम्मेदारी बात की है मुज़ाहमत की और मुफाहमत की जो बात की गई है, अभी आपने कहा कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, वो तो मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिद थी, लेकिन क्या आपको तहरीक इंसाफ उतनी मुत्तहिद नज़र आती है कि जो मुज़ाहमत और मुफाहमत की पॉलिसी अगर इमरान खान ने वो जो है वो शुरू कर दी है तो वो कामयाब हो पाएंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो दबाव में लाकर हुकूमत को फिर मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? हुकूमत कहीं ना कहीं दबाव में तो आई है, क्योंकि PTI मुसलसल बयान दे रही थी कि जो नवाज शरीफ नाकाम करना चाहते हैं मुज़ाकरात को, हुकूमत खुद नहीं चाहती मुज़ाकरात को कामयाब होने देना। तो आज वज़ीर आज़म को खुद आना पड़ा सामने और वज़ीर आज़म ने खुद ऑफर कर दी। और जब वज़ीर आज़म शहबाज खुद और विफाकी काबीना के इजलास में वो गुफ्तगू करते हुए ये ऑफर कर रहे हैं, तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि वो कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं है, वो किसी तकरीब में खिताब नहीं कर रहे, वो फेडरल कैबिनेट में एक आला तरीन जो इंतजामी और हुकूमती फोरम है वहां से वो ऑफर कर रहे हैं PTI को। तो कहीं ना कहीं तो हुकूमत पे ये प्रेशर आया है PTI के बयानात देने का। लेकिन PTI की ये पॉलिसी कैरेट एंड स्टिक, पावर स्पीक्स टू पावर, मुसाहिमत होगी तो मुफाहिमत होगी, ये उस सूरत में कामयाब हो सकती है अगर साथ में आप कुछ लचक दिखाएं और आप जल्दबाजी ना करें। ये जो मुज़ाकरात कॉल ऑफ करने की जल्दबाजी की PTI ने, इसका PTI को ही नुकसान होगा इन द लॉन्ग टर्म। सो इमरान खान के लिए ये बड़ा मसला है कि वो क्रिकेट में उस वक्त तो खैर T20 नहीं हुआ करते थे, टेस्ट क्रिकेट होती थी। गरीदा फारूकी साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस ऑन दीज वेरी वाइटल इश्यूज। जो हैं एक नुक्ता नज़र जो है आपने सुना, इससे पहले एक और नुक्ता नज़र भी था कि इसमें हकीकत से करीन क्या है, ये तो आप फैसला करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है इमरान शफीक साहब ने, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इमरान साहब, बड़े हासिलात भी हैं नैब की और उसके बारे में तनकीद भी होती है, फीलिंग्स भी हैं, मगर ये जो अब एक नई डेवलपमेंट हुई है, ख़ास तौर पर एक इंतहाई पावरफुल शख्सियत जो पहले यानी अनटचेबल समझे जाते थे, उनको एक वापस लाने की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि इस केस में कितनी जान है? और सुना है कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत से स्केल्टन्स हैं कबर्ड में, अगर इनको वापस मलिक साहब को लाया गया, फिलहाल तो खैर उनसे मामला 190 मिलियन का है। डू यू सी ही बीइंग एक्स्ट्राडाइटेड टू पाकिस्तान? जनाब इमरान साहब, देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। मैं कानूनी पहलू बता देता हूँ, क्योंकि जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं उनको वापस लाने के सिर्फ कानूनी पहलू नहीं हैं, उसके बहुत से बिजनेस के पहलू भी हैं और पॉलिटिकल पहलू भी हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ तक कानूनी पहलू है वो ये है कि अगर वो UAE में है, दुबई में है यानी कि, तो फिर पाकिस्तान का दुबई के साथ वैसे कानूनी तौर पर 3 किस्म के मुआहदात होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। एक होता है प्रिजनर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। प्रिजनर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट होता है ये है कि अगर किसी शख्स को कुछ सज़ा हो गई है किसी मुल्क में, तो दूसरे मुल्क के साथ अगर आपका कोई ट्रांसफ़र का मुआहदा है कैदियों का तबादले का, तो आप उसको तबादला कर सकते हैं। मलिक साहब पाकिस्तान में कहीं सज़ा याफ्ता तो नहीं है, इसलिए प्रिजनर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पाकिस्तान को और UAE का मौजूद है, लेकिन वो उसका इतलाक़ उन पर नहीं होता।
दूसरा मुआहदा होता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में ये चीज़ शामिल होती है कि अगर कोई बंदा एब्सकॉन्ड कर जाए, इश्तिहारी हो जाए, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हो, तो उसको दूसरे मुल्क, अगर आप उसका साथ मुआहदा है तो आप उसको उसकी बुनियाद पर वापस लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तान का दुबई के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी मौजूद है और उसकी बुनियाद पर बहरहाल अगर पाकिस्तान की कोई अदालत जो है वो जैसा कि एहतसाब अदालत के केस में जो अभी जिसमें 190 मिलियन पाउंड में जिसमें सजा हुई है इमरान खान साहब को, उस केस में वो इख्तियारी हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है अदालती तौर पर, तो उसकी बुनियाद पर जो है वो एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, उन्हें पाकिस्तान लाया जा सकता है। तीसरा मुआहदा होता है किसी भी मुल्क के साथ आपका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहदा। उसमें कई दफा कैदियों का तबादला भी शामिल होता है, लेकिन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस होती है कि कोई केस आपका, उसके लिए आपको अगर कोई एविडेंस दरकार है तो वो आप एविडेंस दूसरे मुल्क से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दें। वो पाकिस्तान का दुबई के साथ नहीं है, यूएई के साथ नहीं है। लेकिन इस जो आप जिस तरह में सवाल कर रहे हैं उसकी शायद जरूरत नहीं है। तो ये 3 मुआहदात हैं इन पैरामीटर्स के अंदर। अगर आप लेकिन इमरान साहब आज मलक रियाज और उनके बेटे और इसमें शहजाद अकबर और फराह गोगी के जो पासपोर्ट हैं वो मनसूख कर दिए हैं और वजारत दाखिला का ये कहना है कि यूएई हुकूमत से रब्ता कर लिया गया है और उनको 2 मुख्तलिफ मुआहदों के ज़रिए जो है पाकिस्तान लाया जाएगा और इस हवाले से FIA को भी टास्क दे दिया गया है। अब माजी में थोड़ा सा देखें तो तोकीर सादिक जो थे, जो साबिक चेयरमैन ओगरा थे, उनको भी दुबई से लाया गया था, उन पर भी करप्शन का इल्ज़ाम था। तो क्या आप समझते हैं कि पासपोर्ट मनसूख होने के बाद अब मलक रियाज जो हैं वहाँ गैर महफूज हैं, उनको लाया जा सकता है? मलक रियाज साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बहरहाल ये तो अब दुबई की गवर्नमेंट पर है ना कि वो उनके साथ उनके कितने मफादात वाबस्ता हैं। यकीनन वो दुबई में अगर वो रह रहे हैं तो वो किसी प्रोटेक्शन के तहत ज़रूर रह रहे होंगे और हुकूमत पाकिस्तान को उस हद तक जाके निगोशिएट दुबई की गवर्नमेंट से करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जहन में रखें कि दुबई बहरहाल एक बिजनेस का एक बड़ा है, हब है दुनिया का, तो वो इस तरीके से इतने बड़े बिजनेस टाइकून को क्या वापस देंगे नहीं देंगे ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा या एक अदरवाइज। लेकिन जो मिसाल आपने दी है उसकी रूह से भी और कानून की रूह से भी जो है वो अगर कानूनी तौर पर सिंपल चीज़ों को रखा जाए तो वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की है वो रिक्वेस्ट मंजूर हो सकती है। उनको वतन पाकिस्तान वापस लाया जा सकता है, उनका ट्रायल किया जा सकता है और फिर जब वो आएंगे तो सिर्फ ये ट्रायल नहीं होगा, फिर उन्हें एक और जो मदीर की ज़मीन का उसके भी उन्होंने पैसे अगर अदा नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा हुआ है अपने फैसले में कि अगर वो अपने पैसे अदा करने में जो उन्होंने तय किया है उसमें अगर उसकी पाबंदी नहीं करते मुआहदे की तो नैब का केस दोबारा से रिवाइव कर जाएगा। और आपको पता है जब अगर रियासत किसी बंदे के बारे में आजकल पाकिस्तान में ये तय कर ले कि हमने उसके खिलाफ जो है वो मुकदमात बनाने हैं, ये दो तो चले वो मुकदमात हैं जो जेन्युइन उनके ऊपर पहले से कायम हैं और बने हुए हैं और अहमियत के हामिल हैं, लेकिन मलक रियाज साहब तो वो शख्सियत हैं कि जिन पर अगर आप मुकदमात बनाना चाहें तो बैरियर डाउन के बनने से लेकर आज तक आप उन पर हज़ारों मुकदमात बना सकते हैं। ये तो 9 मई पर अभी 200 FIR सिर्फ इमरान खान और उनकी बेगम साहिबा पर बन चुकी हुई हैं, तो मलक रियाज पर तो हज़ारों FIR दर्ज करना पाकिस्तान में कोई मुश्किल काम नहीं। 2 बातें आपने की इमरान साहब, 2 बातें की बड़ी अहम है। एक तो आपने ये बात कही कि ये ज़रा लीगल से हटके है कि कोई प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से वो बैठे हैं, क्या इसको ज़रा आप ज़रा इसकी वजाहत भी कर दीजिएगा। और ये जो आप बात कह रहे हैं कि अगर बनाने पे आए तो डू यू थिंक के बहुत से कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं इस सारे प्रोजेक्ट में जिसे इतना हम एडवर्टाइज़ करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, तो ये ज़रा क्या मामला है कि आप जो कह रहे हैं कि बेशुमार केस बन सकते हैं? देखिए एक है जो बुनियादी तौर पर रियासत ने पिछले 30-35 सालों में जब से बैरियर टाउन बना है, तो जब उसका रावलपिंडी में जब वो बनना शुरू हुआ था तो उस वक्त से बैरियर टाउन लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करना, इवन जो है वो पूरी शामलात की ज़मीन थी उसमें लोगों को पूरे के पूरे देहात वो खाली कर दिए गए। लेकिन मामला ये है कि उस वक्त तो बहरहाल पाकिस्तान की अशराफिया, इवन हमारी अदलिया, यानी मुझे याद है जब मैंने नई 2005 में वकालत शुरू की तो मैं अपने उस्ताद के साथ जो है वो अदालत में जब जाया करता था तो वहाँ पिंडी हाई कोर्ट बेंच में एक हमारे जज साहब बैठा करते थे, तो हमारे बैरियर टाउन के खिलाफ बहुत से मुकदमात हुआ करते थे। तो जब हम अदालत से में जाते थे तो एक दिन
जज साहब को हमारे उस्ताद ने क्या ही दिया कि आपको इस बेंच पर लाया इसलिए जाता है कि ताकि आप मलिक रियाज साहब को फैसिलिटेट कर दें। इस बात पर जज साहब गुस्से में उठ के अंदर चले गए, बड़ा मामला खराब हो गया। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ तो जजेस ही उस वक्त वो तैनात होते रहे हैं हाई कोर्ट लेवल तक पूरे पिंडी में। यहाँ तो रेवेन्यू ऑफिसर वो तैनात होते थे, वो यहाँ CPO वो तैनात होता था, कमिश्नर वो तैनात होता था, जो पूरा बैरिया टाउन को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करने के लिए और उसके पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड को, हर चीज़ को दुरुस्त करने के लिए अदालत में मुकदमा हो जाए तो उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ तो ये तो आपको पता ही है कि पता नहीं अब आपका प्रोग्राम चलाएगा कि नहीं चलाएगा, लेकिन पाकिस्तान के इश्तिहारात जो है वो अखबारों में बड़े बड़े सिर्फ इस बात पर आते हैं कि बैरिया टाउन में पोस्ट है। इमरान साहब, हम ये यकीनन आपकी बात चलाएंगे, मगर मैं एक और सवाल और भी आपसे चाह रहा था। आपको याद होगा एक और बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था, यहाँ के वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान और इनकी आपस में ठन गई थी। इस लड़ाई के बारे में कुछ तफसील है आपके पास? वो भी एक लड़ाई है, और लेकिन बेसिकली वो लड़ाई जो चौधरी निसार साहब की लड़ाई थी ना, उसका रुख उन्होंने दूसरी तरफ मोड़ दिया और वो खोकर साहब पर उन्होंने उस पर मुकदमात पर और उनका, क्योंकि मलिक रियाज साहब बुनियादी तौर पर ये इमरान साहब आपने बड़े कानूनी पॉइंट जो है वो बताए हैं कि किन किन कानून के तहत जो है मलिक रियाज को लाया जा सकता है। अब मामला ये है कि ये फैसला तो हो चुका है कि उनको लाया जाना है। आप क्या समझते हैं कि उनको लाया जाएगा और जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है उस पर जो है वो लोगों की कोई तसल्ली होगी? लोगों को जो फ्रॉड लोगों के साथ हुआ है, कि कहा यह जा रहा है कि लोगों की प्रॉपर्टियां और लोगों के जो है वो पूरी जमा पूंजी जो है वो ख़राब हो गई, तो क्या आप समझते हैं कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि ज़रूर उनको लाया जाएगा और वो आ जाएंगे? अगर आज रियासत ये कहती है 30 साल बाद के लोगों के साथ मलिक रियाज साहब ने बहुत फ्रॉड किया है, बहुत ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, सारे किए हैं, तो वो कब्जा को मलिक रियाज साहब अकेले तो नहीं करते रहे, और वो फिर आपको और मुझे भी कटारे में आना पड़ेगा और आपको भी आना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आज जिस धड़ल्ले के साथ आप भी कह रहे हैं कि मलिक रियाज साहब को रियासत ने फैसला कर लिया है वापस लेकर आए, तो आप जरा रियासत से ये सवाल करें कि रियासत ने 30 साल पहले जब लोगों की ज़मीनें खिलवाड़ किया जाता पूरे निज़ाम के साथ और वो पहिए लगा देते थे फाइलों को, तो उस वक्त रियासत कहाँ सोई हुई थी? रियासत भी देखे कि वो ये दासुर खुद देती है। जब शुक्रिया इमरान शफीक साहब, बट यू नो इट इज़ नेवर टू लेट। अगर ये आज भी हो जाए तो अच्छी बात है, और इसमें अगर सहाफ़त का भी एहतसाब हो जाए, जो वो कहा जाता है, मुझे तो नहीं पता जो छपती हैं चीज़ें, इस बात मैं सुनता नहीं हूँ सोशल मीडिया ज़्यादा। बहरहाल हम तो चाहेंगे इंसाफ हो, और अगर वो शफाफ और साफ़ हैं तो उन्हें कोई गज़न भी नहीं पहुँचनी चाहिए, मगर मामला अदालत ही फैसला करेगी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, आखिर ये हुआ क्या, इसकी तय में आज हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर हाथ क्या कर गया चीन अमेरिका के साथ। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियाँ साहब, अभी कब्ज़ों की बात हो रही थी, पता नहीं मुबैना कब्ज़ों की बात हो रही थी, मगर एक और बहुत बड़ा कायनाती बल्कि ग्लोबल कब्ज़ा, उसकी ज़रा आज बात करते हैं। और आज आपसे ये बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, बल्कि इसकी वजाहत करेंगे मियाँ साहब कि आखिर क्या हुआ, डीप सीक ने किया क्या, और उसके बाद हम नेतान्याहू पे भी आएंगे, ये स्टोरी भी हम करेंगे, मगर पहले हम ये स्टोरी देख रहे हैं। मियाँ साहब, बात ये है कि आखिर रैटल क्यों हुआ, ये अब आपको मैं बताता हूँ। तो 15-20 साल पहले बड़ा शोर होगा था, आप साफत में थे या नहीं, मैं था, कि जी एक पेटेंट होता है, एक कॉपीराइट होगा, जो चीज़ इन्वेंट होगी वो जो है उसको कोई और, ये टेक्नोलॉजी पर कब्जा था। इस टेक्नोलॉजी पर जो कब्जा था उसमें यह था कि जनाब एक आपने पेटेंट करवाया और उसको पेटेंट करवा के उससे रज के मुनाफा कमाया, किसी के और के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं था, वकीलों की मौज लगी हुई थी, जो आपके एक चीज़ एक मेहनतकशी बनाता था, मतलब है ये जो जिसने ये बिजली और बल्ब बनाए थे उसने पेटेंट शायद करवाया ना हो, मगर उसका जो एम्प्लॉयर था उसने करवा लिया। अब हुआ क्या, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लिहाजा आप डेवलप नहीं कर सकते, आप पसमानदा रहेंगे और हम इससे माल बनाते रहेंगे। शुरू में तो ये बड़ा अच्छा चलता रहा। अब हुआ क्या, ये जो अभी डीप सीक ने किया है, वो क्या किया है, उसने वो चीज़ें जो पहले अमेरिका बहादुर की जो इंडस्ट्री है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसको उसने कब्जा किया हुआ था।
वो कब्जा तोड़वा दिया डीप सीक ने। और हुआ क्या, ये जो ऐप्स हैं ये मुफ्त नहीं मिलती, वो देते ही नहीं है। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी क्यों दें, इनको गंद मंगाने दो, हम जहाज बनाएंगे, हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हम माल कमाएंगे और इस ग्लोब पे हुकूमत करेंगे। इस चाइना ने क्या किया या इस नौजवान ने क्या किया, इसने ये एक बहुत बड़ी ऐप बना के जिसके ज़रिए आप बहुत बड़ी AI में डेवलप कर सकते हैं, आप जो है वो बड़ी बड़ी इजादात कर सकते हैं, उसको खामोशी से फेंक दिया और उसको कोई बंदा खोल सकता है। और इस वक्त ये आलम है कि मैंने जब वो ऐप खोलने की भी थोड़ी देर पहले कोशिश की तो जवाब आया उस ऐप का। तो कैसे साहब क्या उस नौजवान को हुकूमत की जो है वो सरपरस्ती हासिल थी या नौजवान खुद लगा हुआ था और बाद में पता चला कि नौजवान तो हीरो है? देखिए, वहाँ बिल्कुल सरपरस्ती होती है। जो चाइनीज़ सिस्टम है वो अमेरिका के सिस्टम से इस लिहाज से सरमायादाराना निज़ाम होते हुए मुख्तलिफ है कि वहाँ के स्टेट के कंट्रोल हैं, उनका जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो जवाबदेह होता है। अभी तो जैक मा आ रहा है, जैक मा एक नई ऐप लेके आ रहा है। अब देखें, उसने कोई वियतनाम पे हमला नहीं किया, उसने इराक पे हमला नहीं किया, उसने उस बड़ी वो जो एक अहम तरीन जो उसका असासा था अमेरिका का, उसको बेमानी और बेअसर करके कहा कि ये ऐप है जो साहब ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 ऐप्स जो हैं वो मजीद तैयार हैं। तो क्या बनेगा सर ये बड़ी बड़ी कंपनियों का, माइक्रोसॉफ्ट का, फिर जो डच कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनीज, इनका क्या बनेगा? क्या सूरत हाल नजर आ रही है सर? देखें, तारीख में चाइना एक हवाले से तो बहुत हवालों से याद रखा जाएगा 1949 के इनकलाब से लेके अब तक जो तब्दीलियां वहाँ आई, बहरहाल याद रहे हमसे 2 साल बाद ही वो आज़ाद हुआ था और वो आज कहाँ है। मगर उन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी पर कब्जा था जिसकी वजह से भूख थी, जिल्लत थी, मुल्कों को जो है उनको डेवलप नहीं होने दिया जाता था, उनके ये जितना जो वाशिंगटन कंसेंसस था जिसके ज़रिए ये पूरी दुनिया में इन्होंने एक माशी जबर जो है वो जारी और सारी रखा। साहब ये तो टेक्नोलॉजी की जंग है और चीन जो है वो इसको वार कर रहा है अमेरिका पे, यूरोप पे, अब इंडिया भी कह रहा है, वो भी आ रहा है। हम टेक्नोलॉजी पे कहाँ पे हैं सर? क्या हम भी कहीं हैं कि नहीं? हम तो मलक रियाज साहब तक ही हैं, मतलब आप देखें ना। हाँ, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे थोड़े जो यहाँ तो व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, यहाँ तो इंटरनेट नहीं चला रहे होते और किन बेमानी बातों में लगे हुए हैं। आज हम अगर इस ऐप का इस्तेमाल करें, हमारे यहाँ बेशुमार टैलेंट है, सरकारी सरपरस्ती कोई नहीं है, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जाओ, ये काम होता है। आप देखें, आप वो इंडिया देखें, इंडिया क्या कर रहा है सरकारी, और वो माइक्रोचिप में जा रहा है। वो जो इस वक्त दुनिया की सबसे, यही तो खेल है सारा। ये जो ताइवान की लड़ाई थी वो क्या थी, ताइवान के हवाले से, क्योंकि 90% माइक्रोचिप्स वो बना रहा था। अब इसके बाद ये टेक्नोलॉजी खुल गई है पूरे ग्लोब पर तमाम उन बासलाहियत नौजवानों के लिए जो इस ऐप के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। अब वो गुलामी ना कायद साहब, जो इंडिया है वो सरकारी सरपरस्ती में ये काम कर रहा है और वहाँ पर वो कई करोड़, 100 करोड़ जो है, बल्कि 1000 करोड़ पे वो कह रहे हैं कि हम लगाएंगे। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतना बड़े पैसा लगाकर दुनिया जो है इस पर आ रही है। क्या हुकूमत है पाकिस्तान जो है वो अपनी सरपरस्ती में जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती? हम भी इस मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे तालिब-ए-तुलबा हैं, वो भी तो बड़े पोटेंशियल रखते हैं, बड़ा टैलेंट रखते हैं। और अगर ये वजारत IT इस पर किरदार अदा करे तो पाकिस्तान भी जो है वो इस दौड़ में शामिल हो सकता है। मियां साहब देखें, यहाँ पे जो देखे बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊँ, मोदी इसके हम सख्त मुखालिफ हैं। बोल्सोनारो आया, जितने ये जो डिक्टेटर नुमा लीडर आए जमहूरियत के नाम पर, जहाँ आए हम उनको सपोर्ट तो नहीं करते। मगर आपने आज स्टोरी देनी थी, हम कल आपसे ले लेंगे। ये जो आज तोशाखाना आया है यार, इनकी कोई प्रॉपर्टियाँ, मोदी को जो मर्जी कह लें आप, मैं उनका बहुत नज़रियाती मुखालिफ हूँ। जो वो हिंदू था और वो जो ला रहे एक सेकुलर मुल्क ठीक था और आज़ाद ख्याल मुल्क था वो, मगर वो लंदन में रहते हैं, लंदन में उनके उधर यहाँ हमारे लीडर जो हैं, हम इस धरती को अपनी धरती समझे तो फिर बात है ना। हमारी तो धरती यही है, हमने तो इसी मिट्टी में दफन होना है। हमारे पास तो अफगानिस्तान का वीज़ा भी नहीं है मियाँ साहब। तो ये मसला है कि वहाँ पे ये जिसे कहते होते हैं ना, डॉक्टर इकरामुल हक कहते होते हैं, कंप्रेडोर बुर्जुआजी है वहाँ की, कम से कम बुर्जुआजी भी नेशनलिस्ट है, मुल्क का सोचती है। लेकिन साहब टेक्नोलॉजी में अगर हमने आगे जाना है तो फिर ऐसा भी तो करना पड़ेगा ना। जो इंडिया में अगर IT मिनिस्टर है वो मोदी का रिश्तेदार नहीं है, ना चाइना का IT मिनिस्टर जो है वो शी जिनपिंग का रिश्तेदार है, ना अमेरिका में ट्रंप का रिश्तेदार है। यहाँ तो रिश्तेदारियाँ पाली जाती हैं। और हमारा जो मिनिस्टर, जो हमारी IT के मिनिस्टर है वो तो मियां साहब, मैं एक बात कहूँ, यही इसी प्लेटफॉर्म से हमने बात की थी ना डॉक्टर शफाक हसन खान, साडा बंदा थेरी। बस यार कहाँ फंस के, बड़ी अजीम कौम है, बड़े अजीम पोटेंशियल्स हैं, लेकिन हमें
लीडर अपने जैसे चाहिए। आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब, नेतन्याहू को वाइट हाउस बुलाकर ट्रंप इंतजामिया पैगाम दे रही है। यहाँ पे अब क्या, हाँ एक मजाक हमारा बना हुआ है कि यानी हम गिरते पड़ते हैं। सब ये क्या हो रहा है, क्या जो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या जो अमेरिका है, बल्कि मैं ट्रंप की बात करता हूँ क्योंकि अमेरिका एज ए नेशन नहीं, वहाँ पर बड़े बड़े मुजाहरे होते रहे हैं और ट्रंप ने वो एक ऑर्डर भी जारी कर दिया कि जो फ़लस्तीन के हवाले से मुजाहरा कर रहा था और वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। ये एक अजीब सी बात हुई है। क्या ट्रंप जो है वो जो पहले पॉलिसी लेके उसने इलेक्शन लड़ा था उससे बिल्कुल यू टर्न ले लिया है कि वो बिल्कुल इजराइल की गोद में बैठ गया है? वहाँ एक मफरूर जो जंगी मुजरम जो है नेतन्याहू, उसको अपने वाइट हाउस में बुलाकर जो है ग्रेटर इसराइल की तकमील करना चाह रहा है। देखिए मियाँ साहब, बात यह है कि गुआंतानामो बे में बहुत से पाकिस्तानी भी जाएंगे, 30,000 लोगों की जेल बना रहा है वो वहाँ। ठीक है, उसका मुल्क है भाई और उसके पास हुक्मरानी भी है, मगर हम कहाँ हैं? हम जो है बजाय अपने अवाम को एम्पावर करने के, हम जाके उसकी खुशनुदी के लिए, कभी अपोजिशन कहती है जी कि हम वहाँ पे लॉबियस्ट लेके आए हैं, कभी उधर से कोई शेडी से बंदे आ जाते हैं, अगले दिन हमें उसकी भी एम्बेरसमेंट होती है, काउंटसन तो काउंटनिसन, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू डिवेल ऑन दैट, क्योंकि मेरा अच्छा अब ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू कैंसिल स्टूडेंट वीज़ाज ऑफ प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट, और वो तो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि नेतन्याहू जो कि एक मफरूर है। मैं एक खबर आपको देता हूँ, पोलैंड में कुछ दिन पहले वो जो हॉलोकास्ट हुआ था, वहाँ पे ऑश्विट्ज़ एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा एक गैस चेम्बर थे जहाँ बहुत से यहूदियों को, बेगुनाहों को मारा गया था, तो उसकी मेमोरियल था। तो उसने फ़ोन करके पहले जो पोलैंड के प्रेसिडेंट से कहा कि यार मैं गिरफ्तार तो नहीं हूँ, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट है वो उसका मतलूब है, मफरूर है। हमने वो वेस्ट में है, यहाँ हमने नहीं किया उसको। सर काजी साहब आपने यही कहा, आपने कहा कि हम कहाँ हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अरब कहाँ हैं, क्योंकि जो अरब जो हैं वो उनको उस इलाके का कस्टोडियन होना चाहिए, लेकिन अरब कहाँ हैं सर? मियाँ साहब, अभी तो हालत ये है कि अभी तो अपनी खैर यूरोप मनाए। वो कहता है मैंने नेटो को पैसे कोई नहीं देने, और यूरोप के हुक्मरान जो हैं वो खौफजदा, और वो जो नए आए हैं, क्रैमर साहब को बहुत मिली है ना वोट मिले हैं, देखिएगा 4 महीने में वो किस तरह से जो है वो अनपॉपुलर हो रहे हैं। तो बात ये एक तो वो आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि सिस्टेमिक फेलियर है उनका, उनके अंदर जो है एक डिके आपको नज़र आता है जिसकी मैंने बात की और जिस पे चाइना खेल रहा है। और कल जब जैक मा आएगा तो देखिएगा और कितनी इनकी स्टॉक्स जो हैं वो रैटल होते हैं। मगर सवाल ये है कि हम कहाँ हैं? क्या हम इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे ना, तो कांट वी बी दैट पावरफुल? क्या हम इतना अपने, मगर होता क्या है, होता ये है कि मैंने वही बात कही, जब हमारे डिफेक्टो। लेकिन सर काजी साहब हम तो बहुत कुछ हो सकते हैं, हम बहुत कुछ हो सकते हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इस मुल्क में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैं एक से सवाल आपसे सर ये करना चाह रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, ये जो ट्रंप है उसके आने के बाद बहुत से हादसा जो है वहाँ पर देखने में मिले हैं। कल भी, आज भी एक त्यारा जो है वो टकरा गया, कल भी एक त्यारा गिर गया था। ये कहाँ क्या टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो रही है अमेरिका की? बस कुछ निशानियां होती हैं, शायद आसमानों से आती हैं। लेकिन देखें ना, मैं आपको एक और बात भी याद है, आपने कहा ना हमारे साथ क्या हुआ, आज नहीं तो कल या नेक्स्ट टाइम स्टोरी करेंगे। क्या आपको पता है कि 100 करोड़ के तोशा खाने के जो तोहफे थे वो उसने एक फ़ंड बना दिया था मोदी ने कि ये बच्चियों की पढ़ाई के लिए लगेगा, नीलाम करके। हम क्या करते हैं? लेकिन सर 500 रुपए की चीज जो कल में कर ले जाते हैं। हुआ, आज भी जो है वो एक बड़ा हाई टेक्नोलॉजी जो हेलीकॉप्टर और जहाज जो है उसके साथ हादसा हो गया। ट्रंप कह रहे हैं कि ये हादसा रोका जा सकता था। क्या ट्रंप के साथ तो नहीं कोई हाथ हो रहा? नहीं, मैं आई एम नॉट गिवन टू। मगर एक बात जो हो रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज न्यूयॉर्क टाइम्स में, मैं पूरा आर्टिकल तो नहीं पढ़ सका, मगर वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक बात मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये कि ट्रंप ने सिर्फ यूरोप ही नहीं, अपनी हुकूमत, अपनी सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर हमला कर दिया है। वो उसने एक जनरल साहब जो हैं, जो खासे डेकोरेटेड जनरल थे, या मुझे प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ रहा है यहाँ पे, उनकी जो पर्क्स हैं और उनको अब वो वहाँ पे अंदर छांटियाँ कर रहे हैं। तो ये ज़रा देखते जाइए, ये खेल दिलचस्प होता चला जा रहा है। इजाज़त, हफ्ते का आखिरी शो था, मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।